ষ্টাৰ্ট কৰি এইটো মিনিমাইজ কৰি দিব ঠিক আছে। তাৰপিছত ক্ৰমত যাব এটা অন কৰি এইটো বটন ক্লিক কৰি হাইট যি লাগে তালৈ গুচি যাব। এইটো কেছ লাগিছে ঠিক আছে ষ্টাৰ্ট কৰি দিব আপুনি। लास्ट क्लास हम लोग ने पढ़ा था वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हर रेजोल्यूशन में वोट करने का राइट होता है, राइट टू वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन प्लेस बिफोर द कंपनी। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स हर रेजोल्यूशन में वोट करने के लिए नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सिर्फ वही शेयर्स पे वही रेजोल्यूशंस पे वोट करेंगे which directly affects the rights attached to this preference shareholders, उसके राइट पे इम्पैक्ट होता है। वैसा ही रेजोल्यूशंस पे प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स वोट कर सकते हैं। और एनी रेजोल्यूशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कोई कंपनी का अगर वाइंडिंग अप हो रहा है तो वैसा रेजोल्यूशन में प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स वोट कर सकते हैं। और फॉर द रिपेमेंट और रिडक्शन ऑफ इट्स इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कोई रेजोल्यूशन अगर है टू रिपे द इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर रिपे द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो तब वो सब रेजोल्यूशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ रेजोल्यूशंस पे ही वोट कर सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर है 392। where the dividend is not paid to the preference shareholder for a period of 2 years or more। अगर 2 साल तक preference shareholder को dividend नहीं दिया तो the preference shareholder shall get a right to vote on all the resolutions of the company। पहले क्या हो रहा था कि preference shareholder को सिर्फ limited number of resolutions पे ही वोट करने का राइट मिल रहा था, लेकिन अगर 2 साल या उससे ज़्यादा हो जाते हैं कि preference shareholder को dividend नहीं दे रहे थे, तो तब preference shareholder will get a right to vote on all the shares of the company, all the resolutions of the company। Variation of shareholders' rights। A company may have different classes of shares. The rights attached to shares of any class may be varied। Shares का rights अलग अलग हो सकता है, तो उन rights में अगर difference करना है, कुछ variation लाना है, तो rights may be varied with the consent in writing of holders of not less than 3/4 of the issued shares of that class। जो उस class के shareholders है, उस class के shareholders के 3/4 नंबर ऑफ शेयरहोल्डर्स से अप्रूवल लेना होगा, या फिर उन सेपरेट मीटिंग ऑफ द होल्डर्स ऑफ दैट क्लास, उस क्लास के जो शेयरहोल्डर्स हैं उनका स्पेशल रेजोल्यूशन करवाना होगा। ठीक है, फिर डिसेंट टू वेरिएशन ऑफ राइट्स। अगर क्या होता है कि इफ द होल्डर्स ऑफ नॉट लेस देन 10% ऑफ द इशूड शेयर्स डिड नॉट कंसेंट टू द वेरिएशन, 10% ऑफ द शेयरहोल्डर्स अगर कंसेंट नहीं देते हैं और अगेंस्ट में वोट करते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन में, तब क्या हो सकता है, सच शेयरहोल्डर्स में अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल कि जो वेरिएशन है उसको कैंसिल कर दो। 21 डेज के अंदर अप्लाई करना होगा। सच एप्लीकेशन में बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द शेयरहोल्डर्स हु डिसेंटेड और बाय वन और मोर ऑफ द नंबर में अपॉइंटेड इन राइटिंग फॉर द पर्पस। वो लोग सबके सब अपने सबके सब क्या कर सकते हैं कि अपने लोग के बिहाफ में कोई एक पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, वो जाके अप्लाई करेगा ट्रिब्यूनल में। क्वेश्चन कैसा टाइप का आएगा, उसके लिए आप बुक के पीछे जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, उसको आप प्रैक्टिस करो। स्कैनर में जो दिया हुआ है उसको प्रैक्टिस करो। ये सब आप तभी आएगा जब आप लॉ समझोगे। इसलिए आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। लॉ एक बार समझ में आ गया, उसके बाद आपको जो जैसा भी क्वेश्चन हो यू कैन रिलेट कि कौन सा पैराग्राफ से आएगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन, ये लास्ट क्लास में बताया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसफरी के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट होता है शेयर ट्रांसफर का, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर कंपनी को इंटीमेट करना होता है
कितना दिन में? विदिन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। शेयर ट्रांसफर डीड जिस दिन एग्जीक्यूट हुआ उसके 60 days के अंदर कंपनी को बताना होगा कि शेयर हैज बीन ट्रांसफर टू सम अदर पर्सन। अगर पार्टली पेड अप शेयर्स होता है और पार्टली पेड अप शेयर्स को ट्रांसफर कर रहा है तो कंपनी सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर लेगा एज इट इज। कंपनी ट्रांसफरी से भी पूछेगा कि आपको पार्टली पेड अप शेयर्स देना है क्या। देखो ये पार्टली पेड अप है, पार्टली पेड अप मतलब वो ट्रांसफर तो कर देगा लेकिन उसका भी लायबिलिटी भी रिमेनिंग है ना। पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप जब करना है उसको, इसके लिए उसको तो देना पड़ेगा। तो company shall not register transfer of partly paid up shares unless the company has given a notice to the transferee and transferee gives no objection। transferee जब बोलेगा कि मेरे को partly paid up shares के transfer में कोई objection नहीं है तभी जाके transfer company register करेगा। provision of money by company for purchase of its own shares by employees or trustees। कंपनी शैल नॉट मेक अ प्रोविजन ऑफ मनी। अगर कंपनी पैसा देना चाहता है फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स बाय द एम्प्लॉइज और बाय ट्रस्टीज फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज तो कंपनी शैल नॉट मेक अ प्रोविजन। कंपनी ऐसा कुछ नहीं करेगा, ठीक है। कंपनी शैल नॉट मेक अ प्रोविजन फॉर मनी फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय इट्स एम्प्लॉइज और बाय ट्रस्टीज unless it complies with the specified condition। जो रूल्स में दिए हुए कंडीशंस है उन कंडीशंस को मीट करना होगा तभी जाके कंपनी मनी प्रोवाइड कर सकती है फॉर परचेज ऑफ शेयर्स और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय इट्स ओन एम्प्लॉइज। प्रेफरेंशियल ऑफर। प्रेफरेंशियल ऑफर मीन्स इशू ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी टू एनी सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ये आपको याद होगा प्राइवेट प्लेसमेंट में भी सिमिलर कुछ पढ़ा था कि सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन्स को ही शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल ऑफर? प्रेफरेंशियल ऑफर इज द कंसेप्ट कि आप शेयर्स सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन्स को दोगे एंड किस मोड से दोगे, व्हाट विल बी द प्रोसीजर, दैट प्रोसीजर इज गिवन इन प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्रेफरेंशियल ऑफर इज द कंसेप्ट, प्राइवेट प्लेसमेंट इज द प्रोसीजर। And it does, preferential offer does not include any other mode of issue such as public issue, right issue, ESOP, stock purchase schemes, sweat equity shares, bonus shares, ये सब नहीं होगा। Other than these, अगर कुछ करना है select group of persons को देके तो that will be preferential offer। अगर listed company है तो सेबी के प्रोविजंस को कंप्लाई करना होगा। और अभी हम लोग आते हैं ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल मतलब मेमोरेंडम में आप लोगों को याद होगा कि कैपिटल क्लॉज होता है कि कैपिटल कितना है कंपनी का, वो मेमोरेंडम में मेंशन रहता है। तो इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स ऑर्डर दिस मेमोरेंडम इन इट्स जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का अप्रूवल लेना होगा टू ऑल्टर द शेयर कैपिटल। व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच यू कैन ऑल्टर योर शेयर कैपिटल? नंबर 1, इंक्रीज इट्स ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बाय सच अमाउंट एज इट थिंक्स फिट। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को ही इंक्रीज कर देगा, तो वो एक मेथड हो सकता है। कंसोलिडेट ऑल और एनी ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ अ लार्जर अमाउंट। पहले इसके पास था शेयर्स जैसे 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, अब ये इसको चेंज कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं कैसे 500 शेयर्स ऑफ ₹100 each। तो इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। पहले जो एग्जिस्टिंग था उससे लार्जर अमाउंट ऑफ शेयर्स को कंसोलिडेट करना, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। Convert all or any of its fully paid up shares into stock and reconvert stock into fully paid up shares। शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको भी ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल माना जाएगा। सब डिविजन ऑफ शेयर्स। सब डिविजन मतलब क्या? कंसोलिडेशन का ऑपोजिट। पहले अगर 10 पर शेयर से 100 पर शेयर किया था, अभी 100 पर शेयर से 10 पर शेयर कर रहे हैं, 10 पर शेयर से 1 पर शेयर कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं सब डिविजन। तो सब डिविजन will also be considered as a alteration of share capital. Last one is cancellation of shares which at the date of passing of the resolution have not been taken or agreed to be taken by any person and diminish the amount of shares by that amount. Cancel करना the shares which have not been taken or agreed to be taken by any person। वो सब shares मतलब authorized तो है but
notice for alteration of capital, where company alters its share capital. अगर ऊपर दिए हुए any of the modes से कंपनी अपना शेयर कैपिटल ऑल्टर करता है, और an order is made by the government with the effect of increasing its authorized share capital. गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर पास किया जिसकी वजह से authorized capital उसका इंक्रीज हो रहा है, और कंपनी redeems its preference shares. कंपनी redeems any of its redeemable preference shares. तब क्या होगा? कंपनी shall file a notice with the registrar within 30 days along with altered memorandum. तो ये 3 केसेस में आरओसी के पास इंटीमेशन जाना होगा कि हमने अपना कैपिटल ऑल्टर किया है, या गवर्नमेंट ने कुछ बोला है जिसके वजह से हम लोग का ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, या फिर हमने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है, तब आरओसी को इंटीमेट करना होगा। अभी आते हैं हम लोग रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। पहले क्या पढ़ा? ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अभी क्या है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। आते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए होगा। कंपनी बाय स्पेशल रिजोल्यूशन रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल एंड मे एक्सटिंग्विश और रिड्यूस द लायबिलिटी। एक्सटिंग्विश द लायबिलिटी और रिड्यूस द लायबिलिटी। एक्सटिंग्विश मतलब पूरा ही खत्म कर देना, और रिड्यूस द लायबिलिटी मतलब थोड़ा रखना लायबिलिटी, बाकी कम कर देना। On any of its shares in respect of the share capital not paid up। मतलब क्या? सब्सक्राइब तो किया, उसमें से सपोज पूरा पेड अप नहीं है, मतलब क्या 10 रुपीज पर शेयर है तो उसमें से 7 रुपीज तो पेड अप है, बट 3 रुपये पेड अप नहीं है। ये जो 3 रुपये पेड अप नहीं है, उतना अमाउंट को पूरा लायबिलिटी खत्म कर देना, एंड मेकिंग द शेयर फ्रॉम 10 रुपीज पर शेयर टू 7 रुपीज पर शेयर। पहले था 10 रुपीज पर शेयर, 7 पेड अप, अभी हो जाएगा 7 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो ये जो 3 रुपीज अनपेड कैपिटल था उसको लायबिलिटी पूरा ही हटा देना, 3 रुपये का 3 रुपये पूरा ही एक्सटिंग्विश कर देना, या फिर 8 रुपीज पेड अप, 8 रुपीज पर शेयर 7 पेड अप। मतलब क्या होगा? 1 रुपये का लायबिलिटी अभी की है उसको दे देगा, इसलिए बोल रहे एक्सटिंग्विश और रिड्यूस द लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर कैपिटल नॉट पेड अप। सब्सक्राइब कैपिटल में कुछ भी इधर उधर करना है, कुछ रिड्यूस करना है, उसको बोलेंगे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। और सब्सक्राइब नहीं कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल में अगर कुछ ऑल्टरेशन डिलीशन करना है उसको बोलेंगे कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है? और क्या कर सकते हैं? कैंसिल एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट और इज अनरिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट्स। लॉस्ट और अनरिप्रेजेंटेड मतलब नॉर्मली कंपनी का बैलेंस शीट कैसा होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ग्राउंड लोन्स, क्रेडिटर्स, और इधर क्या होगा? फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, ये सब होगा। तो अगर नॉर्मल कंपनी का बैलेंस शीट है उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज एसेट्स। ठीक है? तो कैपिटल अगर है, कैपिटल के अगेंस्ट में ये सब एसेट्स भी है। अब अगर क्या होता है कि कैपिटल विच इज लॉस्ट और अनरिप्रेजेंटेड बाय एसेट्स, मतलब क्या? 100 करोड़ का तो कैपिटल है, बट सिर्फ 20 करोड़ का ही एसेट्स है, बाकी 80 करोड़ इज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब लॉसेज है, एक्यूमुलेटेड लॉसेज ऑफ द लास्ट फ्यू इयर्स। अगर लॉसेज है 80 करोड़ तो उसको बोलेंगे कि कैपिटल इज अनरिप्रेजेंटेड बाय द एसेट्स। 80 करोड़ का तो कोई एसेट नहीं है, उसी को बोल रहे हैं अनरिप्रेजेंटेड बाय एसेट्स। तो इस अब क्या कर सकते हैं? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो डेबिट बैलेंस था ना, उसको क्रेडिट कर दोगे एंड इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर दोगे। तो एंट्री क्या बनेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लॉसेस ऑन कैपिटल को सेट ऑफ कर देना, उसको बोलेंगे, उसको भी बोलेंगे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। उसमें भी तो आप अपना कैपिटल रिड्यूस कर रहे हो, यू आर सेटिंग ऑफ द कैपिटल एंड द लॉस। पे ऑफ एनी पेड, ये हो गया दूसरा मेथड जिससे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो सकता है। थर्ड क्या है? पे ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ द वांट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी को इतना पेड अप कैपिटल चाहिए ही नहीं, तो वो पे ऑफ कर देगा अपने शेयर होल्डर्स को। ये हो सकता है कि थर्ड मेथड। तो या तो अनपेड कैपिटल को पूरा एक्सटिंग्विश कर दिया, या फिर लॉसेस को सेट ऑफ कर दिया, या फिर एक्सेस में जो है उसको रीपे कर दिया, रिटर्न कर दिया। This reduction is subject to the confirmation by the tribunal on application by the company. ये कंपनी खुद से नहीं कर सकता, स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना ही है, और साथ में ट्रिब्यूनल का एप्लीकेशन भी चाहिए होगा। मतलब ट्रिब्यूनल को अप्लाई करोगे, वो ट्रिब्यूनल जाके कंफर्मेशन देगा कि हाँ आप कर सकते हो, तब जाके यू कैन रिड्यूस योर कैपिटल। नो सच
डिडक्शन शैल बी मेड इफ देर इज एनी डिपॉजिट का डिफॉल्ट या फिर इंटरेस्ट पेबल दे रहा हूँ, उसमें कुछ अगर एरियर्स है, एरियर मतलब पेंडिंग, कुछ अगर डिफॉल्ट है तो तब तक आप नहीं कर सकते। प्रोसीडियर बिफोर द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल को अप्लाई करना होगा। ट्रिब्यूनल शैल गिव अ नोटिस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार, सेबी इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज एंड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्रेडिटर्स को देना जरूरी है क्योंकि क्रेडिटर्स की मतलब टेंशन रहेगा ना, अगर कंपनी के पास सफिशिएंट कैपिटल है तब तो क्रेडिटर्स विल बी सेटिस्फाइड कि वो कैपिटल यूटिलाइज करके मेरा पैसा पे ऑफ कर सकते हैं। लेकिन कंपनी अगर कैपिटल को भी रिड्यूस कर ले तो व्हाट विल हैपन टू माई डेट, तो मेरा पैसा वो कैसे रिपे करेगा। तो इसकी वजह से क्रेडिटर्स का कंसेंट लेना इज इम्पॉर्टेंट। द ट्रिब्यूनल शैल टेक इनटू कंसिडरेशन रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय देम विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। 3 months का टाइम दिया जाता है कि ट्रिब्यूनल उनको टाइम देते हैं 3 months का, ताकि वो लोग अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकें। वेयर नो रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, तो एज्यूम कर लेंगे कि उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ट्रिब्यूनल को सेटिस्फाई करना होगा दैट द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी हैज़ डिस्चार्ज हो गया है, मतलब पे आउट कर दिया है, या फिर उसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी दे दिया है, या फिर उसका कंसेंट ले लिया है क्रेडिटर्स का, तो उसके बाद डिडक्शन का ऑर्डर पास कर सकते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही है कि नहीं वो ऑडिटर देख के देगा। ऑडिटर विल, कंपनीज का जो ऑडिटर होगा वो एक सर्टिफाई करके देगा कि जो डिडक्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, दैट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज इन कन्फॉर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार, कंपनी शैल डिलीवर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड ऑफ अ मिनट अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल शोइंग, ये सब डिटेल्स रजिस्ट्रार को देना होगा। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट ऑफ ईच शेयर, अमाउंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डीम्ड टू बी amount at the date of registration deemed to be paid up on each share. These are details देना होगा रजिस्ट्रार को। Liability of the member, member का liability shall not be liable to an amount exceeding the amount of difference between the amount paid and amount fixed by the order of reduction। मतलब क्या, 10 रुपये का शेयर था, उसमें से 4 रुपये पेड अप था, कंपनी ने रिड्यूस कर दिया, कितना, 7 रुपीज़ पर शेयर, मतलब 7 रुपीज़ पर शेयर तक पर शेयर वैल्यू रहेगा। तो लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर क्या रहेगा, 4 रुपीज़ से 7 रुपीज़, द डिफरेंस बिटवीन 4 एंड 7 मतलब 3 रुपीज़ का ही लाइबिलिटी है, उससे ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं हो सकता है। लाइबिलिटी शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट पेड ऑन द शेयर, 4 रुपीज़ पेड ऑन द शेयर एंड अमाउंट पर शेयर एज फिक्स बाय द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन के ऑर्डर में 7 रुपीज़ पर शेयर फिक्स कर दिया था, तो 7 और 4 का डिफरेंस से ज़्यादा उस मेंबर को लाइबिलिटी नहीं है देगा। ऑब्जेक्शन ऑफ द क्रेडिटर, where the name of any creditor is by reason of his ignorance या फिर कुछ और रीजन से नॉट एंटर्ड इन द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। जो क्रेडिटर्स है वो क्रेडिटर, कोई अगर ऐसा क्रेडिटर है जिसका नाम वो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में से बाय मिस्टेक छूट गया एंड आफ्टर सच रिडक्शन कंपनी इज अनेबल टू पे द डेट और उसका डेट कंपनी इज अनेबल टू पे, दो कंडीशन होगा, उसका नाम छूट गया एंड उसका डेट कंपनी इज अनेबल टू पे, तब क्या होगा, एवरी पर्सन हु वाज मेंबर एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्डर शैल बी लायबल टू कंट्रीब्यूट टू द पेमेंट ऑफ द डेट एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट विच वुड हैव बीन लायबल टू कंट्रीब्यूट इफ द कंपनी हैड गॉन फॉर वाइंडिंग अप। ये जो पर्सन है क्रेडिटर जिसका डेट कंपनी पे नहीं कर पा रहा है, तो तब कौन पे करेगा, द मेंबर्स। लेकिन मेंबर्स किस लायबिलिटी का, एज ए कंपनी का वाइंडिंग अप ऑर्डर। वाइंडिंग अप में क्या लायबिलिटी होता है मेंबर्स का देने का, टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम। तो जितना अमाउंट उनका अनपेड है उतना ही वो लोग देके उस क्रेडिटर का लायबिलिटी को सेट ऑफ करेंगे।
tribunal may on the application of such creditor and proof of his ignorance, if it thinks fit, settle a list of persons. ट्रिब्यूनल क्या करेगा? सेटल अ लिस्ट ऑफ पर्सन्स, कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा, कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कॉल्स मंगा सकता है, अनपेड शेयर्स, अनपेड अमाउंट के लिए कॉल मंगाएगा, एंड वाइंडिंग अप में जैसे कंट्रीब्यूट होता है वैसे कंट्रीब्यूट करके उस क्रेडिटर का अमाउंट डेट को सेट आउट किया जाएगा। अभी हम लोग आते हैं फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल मतलब पहले तो एक बार शेयर कैपिटल कंपनी ने सब्सक्राइब किया हुआ ही है, सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम, तो इनिशियली तो सब्सक्राइब किसने किया है। उसके बाद फर्दर अगर कंपनी को शेयर्स इशू करना है तो किसको करेगा? सबसे पहले एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को किया जाएगा, सारे के सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को किया जाएगा फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, ऑल द इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड इन प्रपोर्शन टू द पेड अप कैपिटल ऑन दोज शेयर्स। किसी का अगर 100 रुपये है, किसी का 50 रुपये है, किसी का 20 रुपये है, तो 10:5:2 उस रेशियो में पेड अप कैपिटल का जो रेशियो है सेम रेशियो में उनको फर्दर शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। लेटर ऑफ ऑफर दिया जाएगा, लेटर ऑफ ऑफर में सारा डिटेल्स रहेगा क्या है, और ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फर्दर शेयर्स देना इसी को भी बोलते हैं राइट्स इशू, ठीक है। बाय सेंडिंग अ लेटर ऑफ ऑफर, लेटर ऑफ ऑफर में सब डिटेल्स रहेगा, क्या प्राइस है, आपको कितना दिन का टाइम दिया जा रहा है ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, द ऑफर शैल बी मेड बाय नोटिस स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, उसमें कितना नंबर ऑफ शेयर्स, किसको कितना शेयर्स दिया जा रहा है वो नोटिस ऑफर लेटर में स्पेसिफाई किया रहेगा, एंड उस पर्सन को इक्विटी शेयर होल्डर को टाइम कितना दिया जाएगा डिसाइड करने के लिए कि उसको वो फर्दर शेयर्स लेना है कि नहीं लेना है, उसका टाइम लिमिटेड है। द टाइम शैल नॉट बी लेस देन 15 days एंड नॉट एक्सीडिंग 30 days, मतलब 15 days से कम नहीं होगा, 30 days से ज़्यादा नहीं होगा। From the date of offer within which the offer if not accepted shall be deemed to have been declined, ये 15 दिन से 30 दिन के बीच में कोई डेट होगा, मतलब कोई दिन होगा दैट विल बी फिक्स्ड बाय द कंपनी कि इतना दिन के अंदर आप अगर अपना एक्सेप्टेंस नहीं देते हो तो इट विल बी डीम्ड दैट यू आर डिक्लाइनिंग द ऑफर, ठीक है। इतना दिन में आप अगर नहीं दिए तो फिर योर ऑफर इज गॉन, लैप्स। Unless the articles otherwise provide, the offer shall be deemed to include a right exercisable by the person to renounce the shares offered to him in favor of any other person। मतलब क्या कि ये जो राइट इक्विटी शेयर होल्डर को मिला है कि वो शेयर फर्दर शेयर्स ले सकता है कंपनी का, ये राइट वो दूसरा एनी पर्सन, नॉट नेसेसरी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होना होगा, तो एनी पर्सन को वो रिनाउंस कर सकता है। रिनाउंस मतलब ट्रांसफर, उसके बदले में ये इससे कुछ अमाउंट ले लेगा, राइट के बदले में ये कुछ पैसा ले लेगा और उसको दे देगा राइट टू गेट द इक्विटी शेयर होल्डर्स, सो दैट अदर पर्सन विल गेट द इक्विटी शेयर्स फ्रॉम द कंपनी एंड दिस पर्सन विल गेट द मनी, ठीक है। तो राइट इज ट्रांसफरेबल। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कुछ आई गेस ESOP में कि इट इज नॉट ट्रांसफरेबल, बट राइट्स में, राइट इशू में राइट इज ट्रांसफरेबल, राइट कैन बी रिनाउंस्ड इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। अगर वो डिक्लाइन कर देता है या फिर वो कुछ रिप्लाई देता ही नहीं है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिस्पोज ऑफ द शेयर्स इन अ मैनर विच इज नॉट डिसएडवांटेजेस टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। बोर्ड जो उसको ठीक लगेगा वो वैसे डिस्पोज ऑफ कर सकता है, मतलब शेयर्स में दूसरे किसी पर्सन को ऑफर कर सकता है। ये तो गया इक्विटी शेयर होल्डर्स को पहले देना होगा, सबसे पहले अगर फर्दर इशू लाते हो तो सबसे पहले किसको दोगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट किसको दिया देने का प्रोविजन है? टू एम्प्लॉइज अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, सब्जेक्ट टू स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा एंड अदर कंडीशंस जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में नेक्स्ट इशू ऑफ शेयर्स कैसे होगा? एम्प्लॉइज को दिया जाएगा। उसके बाद जाके जब इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी दे दिया, एम्प्लॉइज को भी दे दिया, उसके बाद जाके आप किसको दोगे? एनी अदर पर्सन इफ ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन।
The notice is to be dispatched through registered post, speed post, electronic mode to all the existing shareholders at least 3 days before the opening of the issue. 3 दिन के पहले देना होगा. तो सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसके बाद एम्प्लॉइज, उसके बाद जाकर आप एनी अदर पर्सन को दे सकते हो. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या होता है? जब 10 रुपये का शेयर 15 रुपये में अगर इशू कर रहे हो तो ये जो 5 रुपीज़ प्रीमियम आप चार्ज कर रहे हो, दैट अमाउंट इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का व्हाट आर द यूजेस? The securities premium account may be applied by the company towards the issue of fully paid up bonus shares. Bonus shares अगर issue करना है तो securities premium से issue करवा सकते हो. In writing of the preliminary expenses of the company. Preliminary expenses मतलब company formation का जो expenses है. Formation MOA, AOA बनाना, किसी lawyer को पकड़ के वो सब draft करवाना, फिर सबका signatories, documentation, ये सब process में उसको बोलते हैं preliminary expenses. तो राइटिंग उसको भी राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज़ कर सकते हो. इन राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी. शेयर्स या डिवेंचर्स अगर इशू करना है तो उसके एक्सपेंसेस जो होंगे या फिर कमीशन पे किया, अंडरराइटिंग कमीशन पे करते हैं ना, तो अंडर कमीशन पे किया या फिर उसको डिस्काउंट में इशू किया, तो ये सब एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज़ कर सकते हो. In providing for the premium payable on the redemption of any redeemable preference shares or debentures. मतलब 100 रुपये का शेयर अगर रिडीम कर रहे हो at 120 rupees, मतलब आप रिडीम मतलब पे ऑफ कर रहे हो, आपने इशू करना है प्रेफरेंस शेयर्स, नाउ यू आर पेइंग ऑफ द शेयर होल्डर्स. तो 100 रुपये का अगर आप बोलोगे मैं 120 रुपये पे रिडीम करूँगा, तो दैट 20 रुपये प्रीमियम यू कैन यूटिलाइज फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स मतलब बाईबैक. कंपनी जब अपने शेयर्स खुद मार्केट से खरीदता है उसको बोलते हैं बाईबैक. विल स्टडी डिटेल्स. प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट. Except for sweat equity shares, company shall not issue shares at a discount. Any share issued by company at discounted price shall be void. मतलब फेस वैल्यू से कम प्राइस पे कोई भी शेयर इशू नहीं कर सकते. ओनली स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं. However, a company may issue shares at a discount to its creditors when the debt is converted into shares. कोई बैंक है और बैंक का कोई अगर लोन है, बैंक का लोन मतलब बैंक ने लोन दिया है टू अ कंपनी और कंपनी इज अनेबल टू रिपे दैट लोन, तो तब क्या होगा? कोई रिजोल्यूशन प्लान जैसे आईबीसी होता है या फिर कोई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, ये सब के अंदर में अगर कोई प्रोविजन है जिससे कि इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं इन केस ऑफ द डेट. कंपनी के बैलेंस शीट में लोन था, तो अब क्या हो जाएगा? लोन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. तो लोन रिपे करने के बदले में क्या कर दिया? इक्विटी शेयर्स इशू कर दिया. तो उस टाइम पे कंपनी में इशू शेयर्स एट ए डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स मतलब बैंक. अगर कंपनी तब लोन के अगेंस्ट में इक्विटी शेयर्स इशू करे तब इट कैन इशू शेयर्स एट ए डिस्काउंट. ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. ट्रांसफर मतलब दो जन अग्री करके ट्रांसफर कर रहे एक जन दूसरे जन को. ट्रांसमिशन मतलब बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. लीगल एड हो गया, कोई नॉमिनी हो गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया, तो वो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन ये सब केसेस में क्या होगा कि कंपनी को अप्लाई करना पड़ेगा कि हम लोग ने अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया है, तो सारे डिटेल्स के साथ जो शेयर ट्रांसफर डीड होगा वो ड्यूली स्टैम्प डेटेड एग्जीक्यूटेड होगा ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी. सब डिटेल्स देंगे, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, ये सब देना होगा विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन. जो शेयर ट्रांसफर डीड है वो 60 डेज के जिस दिन एग्जीक्यूट हुआ, जिस दिन साइन हुआ, उससे 60 डेज के अंदर भी कंपनी को बताना होगा. अगर लॉस्ट हो जाता है शेयर, अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र मतलब शेयर ट्रांसफ़र डीड अगर गुम
जाता है और इट इज़ नॉट डिलीवर्ड विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम, कंपनी में रजिस्टर द ट्रांसफर एज इट थिंक्स विद। ये पहले भी हम लोग पढ़ा था, अगर ट्रांसफरर खुद अकेले दे रहे, ट्रांसफरर अलोन मेक्स द एप्लीकेशन एंड रिलेट्स टू पार्टली पेड अप शेयर्स, कोई पार्टली पेड अप शेयर्स का ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफरी जो है, ट्रांसफरी को मतलब एक लेटर भेजेगा, नोटिस भेजेगा कंपनी ट्रांसफरी को कि देखो ये पार्टली पेड अप शेयर्स का ट्रांसफर है एंड यू हैव टू पे द रिमेनिंग अमाउंट विच इज अनपेड ऑन द शेयर्स। तो वो जब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं कि ओके आई पे, आई डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू दिस लायबिलिटी, तभी जाके शेयर्स ट्रांसफर होंगे। पनिशमेंट फॉर पर्सनेटिंग अ शेयर होल्डर, मतलब कोई अगर impersonation मतलब acting to be the shareholder, he is not the original shareholder but he is acting as if he is the shareholder, कोई deceitfully personates, deceitful मतलब cheating, exactly cheating करके मतलब वो डॉक्यूमेंट्स में या फिर किसी भी तरह ऐसा दिखाना चाहता है कि आई एम द शेयरहोल्डर, तो ये करना गलत है एंड उसके लिए प्रेस्क्राइब फाइन्स एंड पेनल्टीज आर देयर। रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल, यहाँ पे देखो कोई अगर प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर रिफ्यूजेस टू रजिस्टर द ट्रांसफर और ट्रांसमिशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, it shall within a period of 30 days from the date of receipt of instrument of transfer or intimation of transmission send notice of refusal giving reason for the refusal। तो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में अगर कोई शेयर होल्डर ने ट्रांसफर या ट्रांसमिशन के लिए कंपनी के पास अप्लाई किया था, registered the transfer or transmission, it shall within a period of 30 days from the receipt of the instrument of transfer, मतलब जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मिला या इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन मिला उससे 30 डेज के अंदर कंपनी में गिव द इंटीमेशन टू द ट्रांसफरर या जिस पर्सन जिसने अप्लाई किया है उसको कि आई रिफ्यूज टू रजिस्टर योर ट्रांसफर, मतलब अगर कंपनी को रिफ्यूज करना नहीं है तो वो 30 दिन के अंदर कर देगा। द ट्रांसफरी में अपील टू द ट्रिब्यूनल, अब कंपनी ने तो मना कर दिया ट्रांसफर कर रजिस्टर करने से, ये प्राइवेट लिमिटेड का केस चल रहा है, तो अगर कंपनी रिफ्यूज कर देता है तब ट्रांसफरी क्या करेगा, अब ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकते हैं। अपील कितने दिन में करेगा, within 30 days from the date of receipt of the notice, मतलब क्या 30 days टाइम का कंपनी के पास कि आप रिफ्यूज कर सकते हैं। उसने जब रिफ्यूज किया, रिफ्यूज करने से 30 डेज के अंदर कंपनी ट्रांसफरर अपील कर सकते हैं इन द ट्रिब्यूनल। तो पहला 30 डेज टाइम लिमिट इज फॉर द कंपनी टू रिफ्यूज, नेक्स्ट 30 डेज टाइम लिमिट इज फॉर द पर्सन द एप्लीकेंट टू अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल। लेकिन क्या होता है कि अगर कंपनी ने नोटिस ऑफ रिफ्यूजल दिया ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं कंपनी ने, बस रजिस्टर ही नहीं किया, कुछ बोला ही नहीं, तो क्या होगा, इन केस नो नोटिस हैज बीन सेंट बाय द कंपनी, कंपनी ने कुछ बोला ही नहीं, विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन वाज डिलीवर्ड। तो सिमिलर केस है, यहाँ पे 30 था, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर डिलीवर होने से 60 डेज है, तो बेसिकली इट इज द सेम थिंग, सेम टाइम लिमिट ही है। तो पहले था डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर से 30 डेज के अंदर कंपनी रिफ्यूज करेगा और उससे 30 डेज के अंदर द पर्सन विल अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल। यहाँ पे क्या है कि वो तो रिफ्यूजल का नोटिस दिया ही नहीं, तो ओरिजिनल जो डेट ऑफ मतलब ट्रांसफर या इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन जिस दिन कंपनी को दिया था इस पर्सन ने, उस डेट से लेकर 60 डेज के अंदर द पर्सन कैन अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये हो गया फॉर द प्राइवेट
लिमिटेड कंपनी। अब क्या होता है, इफ अ पब्लिक कंपनी without sufficient cause refuses to register the securities within a period of 30 days from the date of receipt or instrument of transfer, ये पहला 30 डेज सेम है पब्लिक कंपनी के लिए। 30 डेज के अंदर अगर रिफ्यूज करना है तो 30 डेज के अंदर यू हैव टू रिफ्यूज सेंडिंग द नोटिस। लेकिन द ट्रांसफरी में विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ सच रिफ्यूजल, or in case of where no such intimation has been received from the company within 90 days, appeal to the tribunal। पहले क्या है 30 और 60, यहाँ पे क्या है 30, 60 एंड टोटल 90। मतलब पब्लिक कंपनी के केस में इंटीमेट किया कंपनी को, उस इंटीमेशन से 30 डेज के अंदर कंपनी रिफ्यूज कर देगा। रिफ्यूज किया तो डेट ऑफ रिफ्यूजल से 60 डेज के अंदर यू कैन अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल। और अगर कंपनी ने बताया ही नहीं, पब्लिक कंपनी ने बताया ही नहीं कुछ भी, तो जिस दिन कंपनी को इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन या इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर दिया था उस डेट से लेके 90 डेज तक आप जा सकते हो ट्रिब्यूनल के पास। ओके क्लियर? 30, 60, 30, 60, 90। ओके, ट्रिब्यूनल क्या करेगा? या तो डिसमिस कर देगा अपील की, एप्लीकेंट का अपील बनता ही नहीं है, कंपनी ने रजिस्टर नहीं किया, या तो ये होगा। और क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट दैट द ट्रांसफर और ट्रांसमिशन शैल बी रजिस्टर्ड बाय द कंपनी एंड कंपनी शैल कंप्लाई विद द ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज। कंपनी को डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप गलत हो, आप इमीडिएटली रजिस्टर्ड करो ट्रांसमिशन या ट्रांसफर, एंड कितना टाइम दिया गया है, विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज। अभी आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। इफ अ नेम ऑफ एनी पर्सन इज विदाउट सफिशिएंट कॉज एंटर्ड इन द रजिस्टर, गलती से या फिर सफिशिएंट कॉज नहीं है, मतलब विदाउट एनी रीजन एंटर्ड कर दिया रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, एंटर कर दिया, या फिर हैविंग बीन एंटर्ड करेक्टली और करेक्टली एंटर हुआ था without sufficient cause omitted therefrom, मतलब गलती से लिख दिया या फिर गलती से हटा दिया उसका नाम, तो क्या होगा? और unnecessary delay takes place in entering in the register, unnecessary delay हो रहा है उसका नाम एंटर करने में, तो ये सब केसेस में क्या होगा? The person aggrieved may appeal in the prescribed form to the tribunal। ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं कि देखो मेरा नाम एंटर नहीं कर रहा है, या फिर एंटर कर दिया था तो मेरा नाम हटा दिया, तो दैट पर्सन कैन गो टू द ट्रिब्यूनल। प्रोवाइडेड ट्रिब्यूनल में आफ्टर हियरिंग द पार्टीज डिसमिस द अपील और डायरेक्ट द ट्रांसफर ट्रांसमिशन शैल बी रजिस्टर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज। तो ट्रिब्यूनल फिर जाके जो एप्रोप्रिएट ऑर्डर है वो पास कर सकता है। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि दैट पार्ट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल विच कैरीज अ प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल राइट होता है विथ रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इधर एज अ फिक्स्ड अमाउंट और एट अ फिक्स्ड रेट। फिक्स्ड रेट का डिविडेंड होता है 6% डिविडेंड रेट, 6% प्रेफरेंस शेयर, या फिर फिक्स्ड अमाउंट का डिविडेंड होता है। तो प्रेफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड। रिपेमेंट इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप और द रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। वाइंडिंग अप के टाइम में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस देके उनका कैपिटल पहले रिपे कर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर, जिसको इन वाइंडिंग अप के टाइम पे रिपेमेंट ऑफ कैपिटल में प्रेफरेंस मिलता है और डिविडेंड के टाइम में डिविडेंड देने में प्रेफरेंस मिलता है। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्या कंडीशंस है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, कंपनी एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कोई डिफॉल्ट नहीं होगा इन द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इशूड अर्लियर और इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यू देयर। पहले से आपका जो इशूड प्रेफरेंस शेयर्स है उसमें उसका रिडेम्पशन में यानी उसका रिपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं है, या फिर उसका डिविडेंड देने में कोई डिफॉल्ट नहीं है। तो अगर डिफॉल्ट नहीं है तभी जाके आप फ्रेश प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो। इन द रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन में क्या क्या स्पेसिफाई करना होगा?
priority in respect of payment of dividend, participation in the surplus assets and profits, payment of dividend, cumulative, non-cumulative. Cumulative मतलब वो accumulate होते जाएगा. इस साल डिविडेंड नहीं दिया तो नेक्स्ट ईयर 2 साल का डिविडेंड एक साथ मिलेगा, थर्ड ईयर 3 साल का डिविडेंड एक साथ मिलेगा. वैसे नॉन क्यूमुलेटिव मतलब इस साल नहीं दिया तो गया नेक्स्ट ईयर कहीं से मिलेगा. इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव. कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, अगर कोई ऐसा प्रोविजन है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर है कि वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इक्विटी शेयर्स. वोटिंग राइट्स क्या है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या प्रोविजन है. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शैल प्रोवाइड कंप्लीट फैक्ट्स रिलेटिंग टू द इशू. ये आप पढ़ सकते हो. साइज ऑफ द इशू क्या रहेगा, नेचर ऑफ सच शेयर्स, ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनर कैसे इशू होगा, द प्राइस क्या होगा, क्या बेसिस से प्राइस में अराइव करने का, टर्म्स ऑफ द इशू, टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन कैसे रिडीम होगा, किस टेन्योर के बाद रिडीम होगा, करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न, एक्सपेक्टेड डायल्यूशन इन इक्विटी शेयर्स अपॉन कन्वर्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. Issue and redemption of preference shares. No company limited by shares shall issue any preference shares which is irredeemable. मतलब कभी भी redeem नहीं होगा, ऐसा preference shares आप issue नहीं कर सकते. तो तब तो ये almost equal to equity share capital ही हो गया. तो इसलिए preference share capital which is irredeemable आप issue नहीं कर सकते. Issue preference shares which are liable to be redeemed within a period not exceeding 20 years. Maximum period of preference shares issue करने का मतलब maximum redemption period कितना साल के लिए preference shares issue करके रख सकते हो. Maximum period is 20 years. Rule 10 states that company engaged in infrastructure projects. Infrastructure projects may issue preference shares for a period exceeding 20 years but not exceeding 30 years. जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वाला कंपनी है वो क्या कर सकते हैं, 20 ईयर्स से ज़्यादा का भी कर सकते हैं बट मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स इज 30 ईयर्स. सब्जेक्ट टू रिडेम्पशन ऑफ मिनिमम 10% ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर्स एज पर शेयर्स पर ईयर फ्रॉम द 21st ईयर ऑनवर्ड्स. 21st ईयर से 10% करके आपको रिडीम करके जाना होगा. पीरियड ऑफ रिडेम्पशन. Company may redeem its preference shares only on the terms on which they were issued. The preference shares may be redeemed at a fixed time or on the happening of a particular event. कोई event स्पेसिफाई करके रखा होगा, उस event हो जाने के बाद redeem कर सकते हो, या फिर at a fixed time से 10 years preference share है तो 10 years के बाद redeem हो जाएगा. Conditions for redemption of preference share. No such share shall be redeemed except out of the profits of the company which would otherwise be available for dividend. तो कंपनी की प्रॉफिट्स में से प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं. और आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ अ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, मतलब इसको अगर रिडीम करना है इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, और एक उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर लिया, उससे जो पैसा आया उससे इसको रिडीम कर देंगे. दैट ऑल्सो कैन बी डन. नो सच शेयर शैल बी रिडीम अनलेस दे आर फुली पेड. फुली पेड होना होगा तभी उसको रिडीम कर सकते हैं. Where such shares are proposed to be redeemed out of the profits of the company. अगर profit से redeem करना है तब क्या होगा, out of such profits there shall be transferred a sum equal to nominal value मतलब face value of the shares. An amount equal to face value of the shares shall be redeemed shall be transferred to a reserve to be called capital redemption reserve account. कल बताया था ना capital redemption reserve account कैसे बनता है. प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर्स का जो फेस वैल्यू है, एन अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स शैल बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व. प्रॉफिट से उसको रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, उसका नाम क्या होगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट. Premium, if any, payable on redemption of any preference share shall be provided out of the profits of the company or out of securities premium account. Redemption के टाइम पे कोई प्रीमियम लेना है तो वो कैसे दोगे, either out of the profits of the company or out of the securities premium account. Further issue of redeemable preference
preference shares. Where a company is not in a position to redeem any preference shares or to pay dividend on such preference shares, it may, with the consent of 3/4 of in value of the preference shares and with the approval of the tribunal, issue further redeemable preference shares equal to the amount due including dividend thereon. मतलब क्या 100 रुपीज़ प्रेफरेंस शेयर है और उस पर 10 रुपीज़ डिविडेंड है. प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल भी हो गया, डिविडेंड ड्यू भी हो गया, बट कंपनी दे नहीं पा रही. तो तब क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर्स का आ गया 3/4 इन वैल्यू, उस रिलेटेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का 3/4 इन वैल्यू का अप्रूवल लोगे प्लस ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लोगे, अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल. देखिए क्या कर सकते हो, फर्दर प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो. मतलब क्या कि पहले से वो 6% प्रेफरेंस शेयर्स वो का रिपेमेंट नहीं कर पा रहे, उसको बोल सकते हो 6% प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट टू से 8% प्रेफरेंस शेयर्स, अमाउंट विल बी 110. मतलब जो अमाउंट है, जो डिविडेंड जितना अमाउंट वो दे नहीं पा रहे, उसके बदले में और एक प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं. एंड दैट विल हैव टू बी विद द अप्रूवल ऑफ द 3/4 ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स एंड विद द अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल. अप्रूवल लेके आप इसके बदले में दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स इसको फर्दर इशू कर सकते हो. एंड इसके बाद क्या माना जाएगा कि पहले वाला जो था दैट हैज बीन रिडीम्ड, उसके बदले में दूसरा दे दिया विद द अमाउंट ऑफ इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड आल्सो. The tribunal shall, while giving the approval, order the redemption forthwith मतलब immediately, of preference shares held by such persons who have not consented to the issue of the further preference shares. जिन लोगों ने मतलब एग्री नहीं किया कि मेरे को तो अपना पैसा ही चाहिए, आई विल नॉट एक्सेप्ट द फर्दर इशू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, तब क्या होगा, उनको रिडीम करवा के देना होगा. कंपनी हैज टू फॉरफिट मतलब इमीडिएटली यू हैव टू, company has to repay the amount of the preference shares and the dividend to the person. Increase or reduction of capital. The issue of further redeemable preference shares or the redemption of preference shares under this section shall not be deemed to be an increase or reduction in the share capital of the company. Further preference shares issue कर रहे हो या फिर redemption हो रहा है, इससे increase या decrease of the preference share capital नहीं माना जाएगा. अभी हम लोग आते हैं बाईबैक ऑफ शेयर्स. बाईबैक ऑफ शेयर्स मतलब कंपनी अपना शेयर्स शेयर होल्डर से वापस खरीद लेते. मतलब क्या, सपोज यू आर शेयर होल्डर, तो आपके पास कंपनी का शेयर्स है, आप बोलोगे मतलब कंपनी क्या करेगा, आपको हायर प्राइस देगा देन द मार्केट प्राइस. तो आपको ये फायदा हो गया, मार्केट में जो चल रहा है उससे मेरे पास ज़्यादा पैसा आएगा. तो इन एक्सचेंज फॉर अ हायर अमाउंट आप कंपनी को अपना शेयर्स वापस दे देंगे. दैट इज कॉल्ड बाईबैक. कंपनी शेयर होल्डर से ज़्यादा पैसा देके जो कंपनी का शेयर्स है वो वापस ले लेता है. दैट इज कॉल्ड बाईबैक. कंपनी शैल परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज इफ बाईबैक ऑथराइज होगा और आर्टिकल्स हैज टू ऑथराइज द बाईबैक. Special resolution has been passed authorizing the buyback. This shall not apply. Special resolution has been passed. Special resolution pass करना होगा buyback के लिए. लेकिन these are the exceptions. Special resolution नहीं चाहिए. The buyback is 10% or less of the total paid up equity capital and free reserves of the company. Paid up equity capital plus free reserves. उसका टोटल, उस टोटल का 10% से भी कम है. उस टोटल का 10% है या 10% से भी कम है, मतलब बहुत छोटा अमाउंट है, तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन का जरूरत नहीं है. एंड सच बाईबैक हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड बाय मींस ऑफ अ रेजोल्यूशन. बोर्ड रेजोल्यूशन होने से हो जाएगा, मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन है और 10% से कम है, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से कम है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन का जरूरत नहीं है. ये हो गया स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चलेगा. दो एक्सेप्शंस. फिर ये नॉर्मल कंडीशन है, द बाईबैक इज 25% और लेस ऑफ द एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी. मतलब क्या, मैक्सिमम बाईबैक आप कितना कर सकते हो, 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी. 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल करके आप मैक्सिमम बाईबैक कर सकते हो.
द रेशियो ऑफ द एग्रीगेट सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट्स, मतलब डेट हो गया, एंड आफ्टर बायबैक इज नॉट मोर देन ट्वाइस द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। डेट इक्विटी रेशियो समझते हो, डेट बाय इक्विटी, डेट में क्या हो गया, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट्स, उसमें हो गया डेट, एंड इक्विटी क्या हो गया, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, ये हो गया इक्विटी। तो डेट बाय इक्विटी 2:1 से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब द पेड अप कैपिटल, जो पेड अप कैपिटल है दैट विल बी, अगर 1 है तो पेड अप जो डेट है वो उसके डबल से ज़्यादा नहीं हो सकता। द रेशियो ऑफ द एग्रीगेट डेट ओड बाय द कंपनी आफ्टर बायबैक, बायबैक करने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो पेड अप कैपिटल है दैट इज मोर देन, दैट इज 1 एंड आपका डेट इज ट्वाइस ऑफ द पेड अप कैपिटल। तो 2:1 का रेशियो ही मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। डेट इक्विटी रेशियो इज मैक्सिमम 2:1। All the shares for buyback are fully paid up, buyback के लिए fully paid up होना होगा। The buyback of shares in a listed company is done as per SEBI regulations। Listed company के लिए वो SEBI regulations follow करना होगा। Buyback in respect of shares or other specified securities of unlisted company will be as per rules। जो हम लोग rules पढ़े उसके according करने से हो जाएगा। No offer of buyback shall be made within a period of 1 year from the date of closure of the preceding offer of buyback। preceding offer of buyback उससे 1 साल, उसके इस 1 साल के पीछे वापस से बायबैक नहीं कर सकते, तो देयर हैज टू बी मिनिमम गैप ऑफ 1 year। Special resolution provides the notice at which the special resolution is proposed to be passed। explanatory statement में क्या क्या रहेगा, all material facts necessary क्यों arise बायबैक करने का, the class of shares intended to be purchased under buyback, amount to be invested for buyback, time limit for completion of buyback, ये सारा डिटेल्स एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में देना होगा। बायबैक बाय प्राइवेट एंड अनलिस्टेड कंपनीज, प्राइवेट एंड अनलिस्टेड कंपनीज का एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या रहेगा, ये सारा डिटेल्स रहेगा। किस प्राइस पे होगा, उस प्राइस पे कैसे अराइव किया, मैक्सिमम क्या अमाउंट पे करोगे, टाइम लिमिट क्या रहेगा, एग्रीगेट शेयर होल्डिंग क्या रहेगा, KMP डायरेक्टर्स इन लोगों का क्या रहेगा, कंफर्मेशन दैट देयर इज नो डिफॉल्ट इन द प्रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं है, ये कंफर्मेशन देना होगा। कंफर्मेशन दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज मेड फुल इंक्वायरी, कंपनी विल बी फाउंड, ऐसा नहीं होगा कि कंपनी इज फाउंड अनेबल टू रिपे इट्स डेट्स, कंपनी शैल बी एबल टू मीट इट्स लायबिलिटीज, मतलब डेट किसी भी तरह से हैम्पर नहीं होना चाहिए, जो डेट है दैट विल बी सफिशिएंट, और मतलब कि कंपनी विल बी एबल टू पे इट्स डेट, उससे ध्यान रखा जाता है। लेटर ऑफ ऑफर, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लेटर ऑफ ऑफर देगा कि हम इस प्राइस में आपका शेयर्स बायबैक करने के लिए आपको एक ऑफर देंगे। तो लेटर आप क्या कर सकते हो, MCA रूल्स मार के मोबाइल में MCA रूल्स मारो, तो MCA रूल्स में MCA का पोर्टल खुल जाएगा, उसमें आप एक्ट देख सकते हो, कंपनीज एक्ट का लेटेस्ट अपडेटेड क्या एक्ट है वो एक्ट देख सकते हो, रूल्स चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे चैप्टर 4 शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर बोल के रूल्स है, उसका रूल नंबर 17, चैप्टर 4 रूल नंबर 17 ऐसे करके आप देख सकते हो। एंड रूल नंबर 17(2) में फॉर्म नंबर SH8 है। SH8 इज द फॉर्म कॉल्ड लेटर ऑफ ऑफर। लेटर ऑफ ऑफर बेसिकली क्या है, पूरा बायबैक का पूरा डिटेल्स रहेगा उसमें। तो लेटर ऑफ ऑफर क्या है ये आप अगर जानना चाहते हो तो यू कैन गो टू द MCA पोर्टल, वहाँ पे रूल्स मार के शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर
जाके फॉर्म नंबर SH8 आपका एक लिंक मिलेगा, SH8 में लिंक रहेगा, उसमें क्लिक करोगे तो पूरा फॉर्म खुल जाएगा। Okay. Such letter of offer shall be dated, signed on behalf of the board of directors. The letter of offer shall be dispatched to the shareholders immediately after filing the same with the registrar, but not later than 20 days from its filing with the ROC. Letter of offer का क्या फॉर्मेट है? SH8। ये आप ROC को फाइल करोगे। ROC को फाइल करने के लिए ये फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ये फाइल करने के 20 डेज के अंदर आप सारे शेयरहोल्डर्स को वो लेटर ऑफ ऑफर दे दोगे कि क्या प्राइस पे आप लोग कंपनी इज ऑफरिंग द बायबैक टू इट्स shareholders. The buyback provides that the buyback shall remain open for a period of not less than 15 days, not exceeding 30 days. तो letter of offer जब दिया उससे 15 days का minimum time देना होगा for the person to decide कि मेरे को buyback लेना है या नहीं लेना है, and maximum period का रहेगा 30 days. तो not less than 15 days, not exceeding 30 days का time limit दिया रहेगा. Company shall complete the verification of the offer received within 15 days from the date of closure of the offer. Company ने suppose 20 days का time दिया था, तो 20 days में तो company को सारे replies मिल गए, कौन accept करना चाहते, कौन नहीं करना चाहते, तो उससे 15 days के अंदर company will verify the case कि कौन मतलब जिसने accept किया है offer उसका verification के लिए time कितना है? within 15 days from the date of closure of the offer. And the shares shall be deemed to be and the shares or other securities lodged shall be deemed to be accepted unless a communication of rejection is made within 21 days from the closure of the offer. Company shall immediately after the date of closure of the offer open a separate bank account and deposit therein such sum which is payable as a buyback. Buyback में कितना amount पे करना है वो अमाउंट पूरा देके एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल के उसी में डालना है, उसके बाद बायबैक किया जाएगा. ये बायबैक और कंटिन्यू हो रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके बाद का क्वेश्चन.